तो प्लेसमेंट ग्रुप के अंदर हमने देखा कि भाई आप प्लेसमेंट ग्रुप क्रिएट कर सकते हो और उस प्लेसमेंट ग्रुप के अंदर इंस्टेंस ऐड कर सकते हो। और प्लेसमेंट ग्रुप जो भी आपके स्ट्रैटेजी है, लाइक आपके पास 50 इंस्टेंस है तो आप नहीं चाहते हो कि वो सिंगल एजी के अंदर बने, राइट? बिकॉज क्योंकि अगर वो सिंगल एजी किसी वजह से फेल हो गया तो बाकी के 50 इंस्टेंस भी यूजलेस हो जाएंगे। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होगा कि भाई अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी जोन अपने इंस्टांस को इक्वली डिवाइड करो, या फिर जिस एजी के अंदर ज़्यादा लोड है वहाँ पे ज़्यादा इंस्टांस लगाओ, जिधर पे कम लोड है वहाँ पे कम इंस्टांस लगाओ। एक तो ये हो गया। सो व्हेन यू क्रिएट प्लेसमेंट ग्रुप यू स्पेसिफाई वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज के अंदर क्या हो जाएगी? क्लस्टर हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा एंड पार्टीशन। क्लस्टर के अंदर क्या होता है? क्लस्टर इंस्टांस इनटू लो लेटेंसी ग्रुप इन अ सिंगल अवेलेबिलिटी जोन। ठीक है, लो लेटेंसी ग्रुप के होने चाहिए और सिंगल एजी के अंदर होने चाहिए। तो उसके लिए क्या यूज कर सकते हो? क्लस्टर। क्लस्टर एज इट नेम सजेस्ट, क्लस्टर मतलब कलेक्शन ऑफ मल्टीपल इंस्टेंस। ठीक है, लो लेटेंसी ग्रुप। स्प्रेड के अंदर क्या है? स्प्रेड इंस्टेंस का अंडरलाइंग हार्डवेयर मैक्सिमम 7 इंस्टेंस पर ग्रुप पर एजी। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? स्प्रेड के अंदर मैक्सिमम 7 इंस्टेंस पर ग्रुप पर एजी, एक एजी के अंदर लाइक मैक्सिमम नंबर ऑफ 7 इंस्टेंस क्रिएट करेगा जब ये स्प्रेड करोगे। और पार्टीशन के अंदर क्या हो जाएगा? पार्टीशन स्प्रेड इंस्टेंस अक्रॉस मल्टीपल अक्रॉस मेनी डिफरेंट पार्टीशन वाइल रिलाई ऑन डिफरेंट सेट ऑफ रैक। ठीक है, यहाँ पे तो क्या था? मैक्सिमम 7 इंस्टेंस पर एजी, बट रैक तो सेम ही होगा। यहाँ पे डिफरेंट रैक के अंदर बनेंगे आपके विद इन एजी। और स्केल कहाँ तक हो जाएगा? 100 ऑफ EC2 इंस्टेंस पर ग्रुप। ठीक है, 100 इंस्टेंस बना सकते हो पर ग्रुप के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे स्केल कर सकते हो, लेट्स से कि भाई कुछ इंस्टेंस इस रैक में बने, कुछ इंस्टेंस इस रैक में बने, कुछ इंस्टेंस इस रैक के सर्वर में बने। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। तो ये होगा प्लेसमेंट ग्रुप कि अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट। ऐसा नहीं हो कि भाई सारे इंस्टेंस एक जैसे ही बन जाए कि एक फेल हुआ तो बाकी सारे फेल हो गए। तो बेस्ट ये है कि प्लेसमेंट ग्रुप बना के इंस्टेंस को ऐड कर दो। तो ये देख लेते हैं कि भाई प्लेसमेंट ग्रुप कैसे बना सकते हैं, इंस्टांस कैसे ऐड करते हैं। जैसे कि ईसी2 को डैशबोर्ड पे जाओगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्लेसमेंट ग्रुप, प्लेसमेंट ग्रुप। ठीक है, कोई प्लेसमेंट ग्रुप एज ऑफ नाउ हमारा है नहीं तो क्रिएट कर लो। लेट्स से मैं कुछ नाम देता हूँ, क्लस्टर नाम दे देता हूँ। ठीक है, क्लस्टर के अंदर ऑब्वियसली लो लेटेंसी, यहाँ से चूज कर लो कौन सी क्लस्टर चाहिए, स्प्रेड चाहिए, पार्टीशन चाहिए। तो मैं बोलता हूँ मेरे को सारे इंस्टेंस एक जगह चाहिए, तो क्लस्टर क्रिएट कर लिया, क्रिएट ग्रुप के अंदर कर लिया। क्रिएट ग्रुप जैसे ही कर लिया मैंने, अब देखो, अब मैं जाता हूँ EC2 इंस्टेंस के अंदर, लॉन्च करता हूँ इंस्टेंस। तो एडवांस वाले सेक्शन के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ, एडवांस डिटेल के अंदर जाओ। अब देखो, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, देखो टर्मिनेशन प्रोटेक्शन ना, यहाँ से भी इनेबल डिसेबल कर सकते हो। हमने वहाँ से करा था ना, यहाँ से भी कर सकते हो आप। प्लेसमेंट ग्रुप आ गया। ठीक है, अब देखो ये जो जो आप प्लेसमेंट ग्रुप बना के रखोगे वो प्लेसमेंट ग्रुप आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो सीधा सेलेक्ट कर लो और लॉन्च करोगे तो इस प्लेसमेंट ग्रुप के अंदर आपके साथ वो वाले इंस्टेंस आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्लेसमेंट ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हो। एंड देन आपका था नेक्स्ट ENI हमने देख लिया है। EC2 हाइबरनेट, देखो बाय डिफ़ॉल्ट ना, अगर आप देखोगे, ठीक है, तो आपके पास जैसे कि अगर आपने इंस्टेंस लॉन्च करा होगा कोई भी इंस्टेंस, है ना, तो इंस्टेंस स्टेट के अंदर या तो आपको स्टॉप दिखा होगा, या स्टॉप्ड है तो स्टार्ट दिखा होगा, नहीं तो रिबूट दिखा होगा, नहीं तो टर्मिनेट दिखा होगा। हाइबरनेट का ऑप्शन फेड आउट ही रहता है। ठीक है, तो पहले तो हाइबरनेट समझ लेते हैं क्या चीज़ है। देखो, व्हेन यू स्टॉप और टर्मिनेट दिस इंस्टेंस, तो स्टॉप के अंदर क्या होगा? दी भाई ईबीएस वॉल्यूम ऑब्वियसली अटैच ही होगा, जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था। टर्मिनेट के अंदर ईबीएस वॉल्यूम भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और ऑन स्टार्ट द फॉलोइंग, आप जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट करोगे तो ओएस बूट होगा। EC2 यूजर डेटा स्क्रिप्ट इज रन, अगर कोई यूजर डेटा स्क्रिप्ट अगर आपने डाल रखा है वहाँ पे, जो हमने लिनक्स के अंदर डाला था, अगर वो डाल रखा है तो वो रन होगी। ठीक है, फॉलोइंग स्टार्टअप,
ओएस बूट होगा, देन योर एप्लीकेशन स्टार्ट। ठीक है, कैसे गेट्स वॉन्स एंड देन कैन टेक टाइम, जो भी टाइम लेता है उसको बूट होने में वो टाइम लेगा। तो ये तो इन जनरल हो गया। अगर मैं लैपटॉप की बात करूँ, अगर मैं कंपेयर करूँ लैपटॉप के अंदर भी आपके स्लिप दो मोड्स होते हैं, हाइबरनेट मोड और स्लीप मोड। तो देखो, हाई स्लीप मोड के अंदर ऑब्वियसली कम बैटरी लगती है, बट हाइबरनेट मोड जो होता है उसके अंदर स्लीप मोड से भी कम बैटरी लगती है। रीजन बीइंग क्या होता है कि जो भी फाइल है आपकी वो कहाँ पे स्टोर होती है, रैम के अंदर। स्लीप मोड के अंदर जो भी फाइल होती है रैम के अंदर स्टोर होती है, जो कि पावर कम लेती है। लेकिन लेकिन अब लाइक छोटे टाइम पीरियड के लिए जाना है आपको, तो स्लीप मोड के अंदर ला के चलोगे। हाइबरनेट मोड के अंदर क्या होता है कि जो भी आपकी रनिंग टास्क है, ठीक है, वो आपके रैम के अंदर स्टोर नहीं होगी, वो एसएसडी या फिर हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर होगी। और हार्ड ड्राइव के अंदर वो टास्क आपकी स्टोर हो गई और वहां से पावर कनेक्शन कट जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो पावर कंजप्शन कम होता है हाइबरनेट मोड में। ठीक है, तो जैसे ही आप नेक्स्ट टाइम पावर ऑन करोगे तो वो हार्ड ड्राइव से उठ के वापस से उन सारी फाइल्स को आप एक्सेस कर सकते हो। ये रीजन है कि हाइबरनेट मोड के अंदर स्लीप मोड से कम बैटरी लगती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ स्लीप मोड के अंदर सारे बैकग्राउंड की फाइल एप्लीकेशन रैम के अंदर स्टोर होती है, हाइबरनेट के अंदर हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर होती है, और स्टोर होने के बाद पावर कनेक्शन कट जाता है वहाँ से। ठीक है, तो अब बात ये रही कि भाई ठीक है, पावर कंजप्शन और बाकी सब चीज़ के लिए लेकिन अब हाइबरनेट मोड को लॉन्ग टाइम, जैसे कि आपको 6-8 घंटे के लिए बाहर जाना है, तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि हाइबरनेट मोड में ला के जाओ, और स्लीप मोड में जब थोड़े टाइम पीरियड के लिए जाना है। ठीक है, अब हाइबरनेट मोड के अंदर क्या है कि भाई इसको लाइक इनेबल इनेबल कैसे करते हैं। ठीक है, तो दो इसकी प्री रिक्विजिट है कि जो आपका ईबीएस वॉल्यूम होगा ना, वो इनक्रिप्टेड होना चाहिए, देन आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसे टू जो इन मेमोरी रैम स्टेट जो होती है वो आपकी प्रिजर्व होती है, मतलब जहाँ से आप स्टार्ट करोगे वहाँ से स्टार्ट होगा इंस्टेंस बूट, और बूटिंग भी फास्ट होती है। ठीक है, क्योंकि ओएस आपका स्टॉप नहीं होता, तो जब स्टॉप नहीं होगा तो रीस्टार्ट भी नहीं होगा। ठीक है, और ईबीएस वॉल्यूम ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइबरनेट मोड के लिए। देखो, अभी तक हमने ईबीएस वॉल्यूम को क्या क्या नहीं करा था, इनक्रिप्ट नहीं करा था। ठीक है, तो ईबीएस वॉल्यूम को इनक्रिप्ट करोगे, और जैसे हमने प्लेसमेंट ग्रुप एक किया था सेलेक्ट, और टर्मिनेशन प्रोटेक्शन को इनेबल डिसेबल किया था, वैसे ही हाइबरनेट मोड को इनेबल करो। बट सबसे पहले क्या होनी चाहिए, ईबीएस वॉल्यूम इनक्रिप्टेड होनी चाहिए, देन हाइबरनेट मोड आपका इनेबल कर सकते हो आप। ठीक है, वही है लॉन्ग रनिंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, सेव द रैम का स्टेट सेव कर लेगा। ठीक है, और इनिशियलाइज हो, जब जब भी आप वापस से स्टार्ट करोगे तो इनिशियलाइज होने का टाइम ये आपका सेव कर लेगा। और ये हाइबरनेट मोड सारे सीरीज के लिए सपोर्ट भी नहीं करता। सी सी सीरीज के कुछ फाइल्स के लिए, फिर आई सीरीज, फिर एम सीरीज, फिर आई सीरीज, आर सीरीज सॉरी, एंड टी सीरीज, इन सब सीरीज के इंस्टांस के लिए सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और मस्ट भी, और रैम की साइज कितनी कम होनी चाहिए, 150, क्योंकि ऑब्वियसली रैम ही तो बचा रहे हैं ना। अगर रैम का ही साइज ही ज़्यादा हुआ तो आज से कोई मतलब है नहीं। इंस्टांस का साइज नॉट सपोर्टेड फॉर बेयर मेटल। ठीक है, बेयर मेटल इंस्टांस के लिए सपोर्ट नहीं। ठीक है, और कौन कौन से एम आई, लिनक्स एम आई, ubuntu RHEL एंड विंडोज, इन सब के लिए है। ठीक है, आई थिंक मैक के लिए नहीं है। ठीक है, रूट वॉल्यूम, EBS वॉल्यूम मस्ट बी इनक्रिप्टेड। ठीक है, नॉट इंस्टांस स्टोर्स एंड लार्ज अवेलेबल ऑन डिमांड, किसके लिए नहीं है, इंस्टांस स्टोर के लिए नहीं है, और लार्ज के लिए नहीं है, और अवेलेबल किसके लिए, ऑन डिमांड एंड स्टॉप इंस्टांस के लिए। और 60 डेज से ज़्यादा आप इसको रख नहीं सकते हाइबरनेट मोड के अंदर। ठीक है, तो देख लेते हैं कि भाई किसी इंस्टांस को हाइबरनेट मोड के अंदर ऑप्शन भी कैसे इनेबल करना है। तो लेट्स से मैं किसी इंस्टांस को क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ से। नेक्स्ट कुछ भी ले लिया मैंने, एम आई ले लो, डिफॉल्ट की पेयर
मेरे पास पड़ी होगी विंडोज सर्वर HTTPS। देखो वॉल्यूम के अंदर, देखो एडवांस के अंदर जाओ, ठीक है, वॉल्यूम के अंदर जाओ, ये देखो पहली तो इंक्रिप्टेड नहीं है, नॉट इंक्रिप्टेड, डिलीट ऑन टर्मिनेशन, तो जैसे ही आप ये इंस्टेंस डिलीट करोगे तो इसकी वॉल्यूम भी डिलीट हो जाएगी। अगर इसको नो करते हो ना तो क्या हो जाएगा, जो मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, अब नो कर दिया ना आपने तो इंस्टेंस तो टर्मिनेट हो जाएगी लेकिन वो आपकी वॉल्यूम एज इट इज रहेगी। ठीक है, तो ये एक चीज होगी। चलो मैं इस बार नो भी कर देता हूँ। इंक्रिप्शन इनेबल है, मुझे इंक्रिप्शन चाहिए, ठीक है, सेलेक्ट चाहिए मुझे, डिफ़ॉल्ट चाहिए KMS, ठीक है, तो मैंने इंक्रिप्शन इनेबल कर दी वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ एडवांस ऑप्शन के अंदर और यहाँ पे देखो हाइबरनेट मोड का ऑप्शन होगा, उसको इनेबल करना बस। यूजर डेटा, स्टॉप प्रोटेक्शन, टर्मिनेशन प्रोटेक्शन, ठीक है, इनेबल कर दिया। मैं इसको लॉन्च करता हूँ, ठीक है। तो अब वो जो फेडअप ऑप्शन आ रहा था आपका हाइबरनेट मोड का, वो फेडअप नहीं आएगा। तो स्टार्ट होने दो, ठीक है। तो ये आपका EC2 फुल फ्लेश कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है इसके अंदर? ओके, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज S3, ठीक है। तो S3 अमेजन क्या बोलता है, सिंपल स्टोरेज सर्विस, ट्रिपल एस को क्या बोल दिया इसने, S3 दैट इज सिंपल स्टोरेज सर्विस। एज इट नेम सजेस्ट, ये किसकी सर्विस होगी, जैसे EC2 की कौन सी सर्विस थी, वर्चुअल सर्वर की सर्विस थी, ठीक है। और S3 किसकी सर्विस हो जाएगी, स्टोरेज की सर्विस हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर देखेंगे भाई क्या कैसे चीज़ है। देखो इसका कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर होगा इसी रीजन और अवेलेबिलिटी जोन का, ठीक है। एक रीजन क्या हो गया, आपका जोग्राफिकल लोकेशन हो गया, एक रीजन दूसरे रीजन से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, और एक रीजन के अंदर मल्टीपल एजी हो सकते हैं, 3 से 6 एजी हो सकते हैं, और एक रीजन के अंदर जितने भी एजी होंगे वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, और एजी जो होते हैं आइसोलेटेड रीजन के अंदर होते हैं, ठीक है। और अमेजन के अंदर जो भी चीज़ आप स्टोर करते हो ना, तो अमेजन जब SLA देखोगे तो अमेजन बोलता है 99.9% SLA, सर्विस लेवल एग्रीमेंट बोलता है 99%, 99.99% अवेबिलिटी। उसका रीजन ये होता है कि जो भी आप अमेजन के अंदर स्टोर करते हो ना, वो सिर्फ एक इजी के अंदर स्टोर नहीं करता, वो 3 जगह स्टोर करके रखता है। तो उसका एडवांटेज ये मिल जाता है कि भाई एक जगह किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो भी गया, बाकी के 2 जगह तो बचे हुए हैं, ठीक है। तो जो भी आप स्टोर करते हो उसकी 3 कॉपी स्टोर करता है, ठीक है, सारे स्टोरेज क्लास में। बट सिर्फ एक स्टोरेज क्लास है, जोन 1A, ठीक है, अमेजन 1 जोन। तो 1 जोन के अंदर ऐसे नेम सजेस्ट, 1 जोन सबसे लाइक क्या बोल सकते हैं इसको, चीप टाइप का स्टोरेज होता है, सबसे सस्ता होता है। इसके इसके ये क्या बोलता है कि अगर आपको रिलायबिलिटी ज़्यादा नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि भाई डेटा मेरा स्टोर हो जाए और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, तो आप 1 जोन के अंदर स्टोर कर दो, बट उसकी एक ही कॉपी स्टोर रहेगी, ठीक है। और बट उसकी कॉस्ट बहुत बहुत सबसे चीप होती है, ठीक है। और बाकी के स्टोरेज के क्लास में आप डेटा स्टोर करोगे तो उसकी कितनी कॉपी स्टोर करता है, 3 कॉपी स्टोर करता है, ठीक है। देखो अब स्टोरेज टाइप, बहुत सारे स्टोरेज टाइप है। एक तो लाइक हो गया सिंपल अमेजन S3, ठीक है। S3 कौन सी टाइप की सर्विस है, S3
सिंपल स्टोरेज सर्विस, जो कि किसके थ्रू एक्सेस करते हो आप? वेब सर्विसेज के थ्रू इसको एक्सेस करते हो टू स्टोर और रिट्राइव डेटा एनीवेयर ऑल ओवर द वेब। ठीक है, और ये कौन सा है? ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज था। जैसे ईबीएस आपका था ब्लॉक लेवल स्टोरेज, ये कौन सा है? ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज है। ठीक है, और किसी भी टाइप का फाइल आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, ऑडियो वीडियो इमेज। ठीक है, बट यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम S3 के अंदर आप स्टोर नहीं कर सकते, बाकी किसी भी टाइप का फाइल आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। हाँ, क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, यहाँ पे सारी चीजें आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, बट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाल सकते बस। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाल सकते, बाकी सारी सारी चीजें स्टोर कर सकते हो। ठीक है, और आपका जो AMI वगैरह जो बनता है, वो कहाँ पे स्टोर होता है? AMI स्नैपशॉट ये सब एस थ्री के अंदर ही। S2 कुछ नहीं होता, S3 होती है। ठीक है, और S3 ग्लेशियर क्या चीज होती है? S3 ग्लेशियर के अंदर आप जो पुराना डेटा है, ओल्ड काइंड ऑफ डेटा विच इज नॉट, जो भी आप फ्रिक्वेंटली एक्सेस नहीं करते हो, ठीक है, वैसे डेटा को, जैसे कि लाइफ साइकिल देखी थी ना हमने। ठीक है, ABS वॉल्यूम स्टैंडर्ड था, IA था। ठीक है, IA की कॉस्टिंग कम थी, स्टैंडर्ड की ज़्यादा थी, क्योंकि स्टैंडर्ड के अंदर लेटेंसी कम था, IA के अंदर लेटेंसी ज़्यादा था। ठीक है, तो वैसे ही आप कुछ समझ सकते हो कि S3 स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के अंदर जो डेटा फ्रिक्वेंटली एक्सेस करते हो, जहाँ पे लेटेंसी आपको बिल्कुल कम चाहिए, वहाँ पे स्टैंडर्ड में रखो। उसके बाद आपको डेटा स्टोर करना है, लेकिन पुराना डेटा जिसको आप जनरली एक्सेस नहीं करते हो, उनको कहाँ पे रख दो? ग्लेशियर के अंदर रख दो। उससे क्या होगा कि आपका स्टोरेज भी, स्टोर डेटा भी स्टोर होगा, और लाइक कॉस्टिंग भी आपकी बचेगी। ठीक है, बस लेटेंसी थोड़ी ज़्यादा मिलती है इसके अंदर, और लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर के लिए आप यहाँ पे डेटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, EFS तो हमने देख ही लिया, इलास्टिक फाइल सिस्टम। ठीक है, अब EFS के अंदर क्या है? EFS एक स्टोरेज है जो कि लिनक्स के लिए है। ठीक है, फाइल सिस्टम टाइप स्टोरेज है ये, एंड देन मल्टीपल एजी के अंदर आपका इंस्टेंस है, उसको आप कनेक्ट कर सकते हो आपके EFS से। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी क्या चीज़ होगी? EBS। EBS वही जो आपके इंसान जब लॉन्च करते हो तो EBS टाइप की वॉल्यूम होती है, ब्लॉक टाइप स्टोरेज है। ठीक है, और लाइक यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह स्टोर होता है। ठीक है, और ये आपके वो बस से जब आप जनरली इसी इंस्टेंस लॉन्च करते हो तो उसके साथ ही अटैच होता है। ठीक है, बट दोनों ही कौन से टाइप के स्टोरेज है? NFS टाइप के स्टोरेज है। ठीक है, मतलब नेटवर्क के थ्रू एक्सेस होते हैं। ठीक है, हार्ड मेटल से अटैच नहीं होता है। जैसे इंस्टांस स्टोर के अंदर क्या होता है? हार्डवेयर के अंदर ही स्टोरेज लगा हुआ है। ठीक है, अब स्नोबॉल। स्नोबॉल क्या चीज़ है कि स्नोबॉल एक एक टाइप का डिवाइस है। लेट्स सपोज कि आपकी एक कंपनी है। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ, एग्जांपल HCL इतनी बड़ी कंपनी है। ठीक है, अब वो कितने साल से कंपनी है, उनके पास कितना सारा डेटा होगा। ठीक है, अगर वो क्लाउड पे मूव करना चाहते हैं, अगर वो क्लाउड पे माइग्रेट करना चाहते हैं, राइट, तो ओवर द इंटरनेट उनको माइग्रेट करना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन इतना डेटा कैसे जाएगा? मतलब थ्रूपुट कितनी ज़्यादा चाहिए, बैंडविड्थ कितनी ज़्यादा चाहिए, और कितना टाइम लगेगा उसको। ठीक है, तो उस प्रोसेस को इन्होंने इजी क्या बनाया कि आपका जो भी डेटा है, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे आपका डेटा है, यहाँ यहाँ पे आपका जो भी डेटा है, स्नोबॉल एक टाइप का डिवाइस है। इस टाइप का डिवाइस है, मैं आपको दिखाता हूँ। हम्म,
ये देखो इस टाइप का स्नोबॉल इस टाइप का डिवाइस है, ठीक है। इस टाइप का डिवाइस है, ये क्या करेंगे, ये डिवाइस उठाएंगे और आपके डेटा सेंटर के अंदर लेकर आएंगे, ठीक है। और कनेक्ट करेंगे आपके डेटा सेंटर के अंदर। ये देखो, ये परफेक्ट एग्जांपल कि भाई ये डिवाइस उठाया, आपके पास लेकर गए, ये ऐसे मतलब इसके अंदर ये आता है ऐसे ट्रक टाइप के अंदर। तो ये डिवाइस उठाया, ठीक है, लेकर गए, आपके इन्वायरमेंट से कनेक्ट करा, डेटा यहाँ पे क्या कर लिया, ट्रांसफर कर लिया इस डिवाइस के अंदर ही, विच इज़ वेरी फास्ट। डेटा सारा डिवाइस के अंदर ट्रांसफर किया और सीधा डिवाइस को ले गए और अपने AWS के डेटा सेंटर के अंदर रखा और डेटा सेंटर से कर दिया कनेक्ट। जैसे ही कनेक्ट करा तो ये डेटा ओवर द क्लाउड अवेलेबल हो गया, ठीक है। कितना आसान प्रोसेस हो गया। तो ऐसे डिवाइस को क्या बोलते हैं, स्नो बॉल, ठीक है। तो जब आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की बात करोगे तो वहाँ पे इसको प्रैक्टिस में ला सकते हो। Um, ये देखो ब्लॉक टाइप स्टोरेज एंड ऑब्जेक्ट टाइप स्टोरेज, S3 क्या है आपका, दैट इज ऑब्जेक्ट टाइप स्टोरेज। EBS क्या था आपका, ब्लॉक टाइप स्टोरेज था। EFS क्या था आपका, फाइल टाइप स्टोरेज, ठीक है। और ब्लॉक स्टोरेज के अंदर जनरली क्या होगा, ब्लॉक स्टोरेज के अंदर यूज ट्रांजेक्शनल डेटाबेस, मतलब रैंडम रीड राइट एंड जो डेटाबेस यहाँ पे यूज होगी दैट इज स्ट्रक्चरल डेटाबेस। ब्लॉक स्टोरेज के अंदर क्या होता है, डेटा को इवनली डिवाइड किया जाता है सर्टेन ब्लॉक के अंदर, चंक के अंदर, और उसको इंडेक्सिंग करके प्रॉपर इंडेक्सिंग के अंदर रखा जाता है। और जैसे रिट्राइव करते हो तो प्रॉपर इंडेक्स से उठ के फिर वहाँ पे एज इट इज प्लेस होता है, फिर आपको कोई इमेज प्रॉपर दिखती है और बाकी सारी चीज़ें आपको एज इट इज दिखती है, ठीक है। अब ब्लॉक स्टोरेज के अंदर क्या होती है, इंडेक्सिंग जैसे डिस्कस किया, वेयर डेटा ब्लॉक्स आर स्टोर, जहाँ जहाँ डेटा ब्लॉक्स स्टोर होंगे उनकी इंडेक्सिंग होगी, ठीक है। एक्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जो जिस भी एक्सिस पे स्टोर होगी वहाँ से उठ के प्रॉपरली जब आप उसको रिट्राइव करोगे तो वो वहाँ से उठ के एज इट इज उसी इंडेक्स पे स्टोर होगी, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि लाइक इट डजंट केयर लाइक व्हाट इनसाइड द ब्लॉक, वो इमेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो इट डजंट केयर अबाउट ब्लॉक के अंदर क्या है, वो सिंपली ब्लॉक को इंडेक्स करके प्लेस करेगी और उसको उठा के ब्लॉक को उठा के एज इट इज प्रॉपर इंडेक्स के अंदर जाके प्लेस कर देगी, ठीक है। EBS is a type of block storage, we can access it through instance के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, नॉट फ्रॉम एनीवेयर लाइक C ड्राइव इन योर सिस्टम, ठीक है। अच्छा, EBS वॉल्यूम को एक्सेस कैसे कर सकते हो आप, किसके थ्रू, इंस्टांस के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। इसलिए हमने देखा था कि लाइक जब भी आप EBS वॉल्यूम बनाते हो, EBS वॉल्यूम इज फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और इट रिसाइड इन द विद इन सेम अवेलेबिलिटी जोन, ठीक है। तो जो आपको पुरानी चीजें थी वो भी रिकॉल हो जाएगी आपकी। ऑब्जेक्ट स्टोर क्या होता है, ये ब्लॉक ब्लॉक के अंदर डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। ये फाइल को एज इट इज प्लेस करता है, जैसी फाइल है एज इट इज प्लेस करके ब्लॉक ब्लॉक को के अंदर डिवाइड करके इंडेक्सिंग करके उसको एज इट इज नहीं रखेगा, ठीक है। अच्छा, जो भी आपकी फाइल होगी, ठीक है, जो भी आपकी फाइल होगी उसकी एक ग्लोबल यूनिक आईडी होगी, जैसे हमारी इंस्टांस की आईडी थी ना, ठीक है। जैसे जो भी आपकी फाइल स्टोर करोगे उसकी ग्लोबल यूनिक आईडी होगी, वो ऑल ओवर द AWS क्लाउड, ठीक है, ग्लोबली यूनिक होगी, ठीक है, सो दैट इट कैन रिट्राइव फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम एनी डेटा सेंटर, ठीक है। और हम इसको एक्सेस एक्सेस कैसे करते हैं, वेब के थ्रू एक्सेस करते हैं वाया HTTP एंड HTTPS, ठीक है।
अच्छा, S3 इज अ ग्लोबल सर्विस, इससे आप क्या समझते हो? S3 को अगर मैं बोलूँ कि ग्लोबल सर्विस से आप क्या समझते हो? ऑल ओवर द वर्ल्ड वो तो सही है, लेकिन एक्चुअली मतलब S3 को जब आप ग्लोबल सर्विस बोलोगे तो एस इससे आप समझते क्या हो? लाइक जैसे कि EC2 को हम क्या बोलते हैं? रीजनल सर्विस है, ठीक है? तो S3 को अगर मैं बोल रहा हूँ कि ग्लोबल सर्विस है तो इससे आप क्या समझते हो? देखो S3, हाँ बताओ तो। कुछ हद तक सही है। देखो, जब हम EC2 को रीजनल सर्विस बोलते हैं, विच मीन्स अगर आप कोई काम इस रीजन के अंदर करोगे तो वो काम इस रीजन के अंदर ही दिखेगा, ठीक है? वो किसी और रीजन के अंदर नहीं दिखेगा। ये हमने आपको दिखाया भी था कि मुंबई के अंदर इंस्टांस बनाया था और किसी और रीजन के अंदर चेक किया था, वो हमें दिख नहीं रहा था, ठीक है? तो दैट इज रीजन स्पेसिफिक सर्विस। बट S3 क्या है? S3, और जैसे कि आपका IAM भी था, IAM को भी आपने देखा होगा, तो वहाँ पे क्या लिखा आता था? ग्लोबल। तो ग्लोबल सर्विस, ग्लोबल से मतलब क्या होता है कि देखो S3 के अंदर क्या बनाओगे भाई? डेटा स्टोर करने के लिए क्या करते हो आप? फोल्डर बनाते हो, ठीक है? फोल्डर के अपना फोल्डर के अंदर अपना डेटा स्टोर करते हो आप। यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे फोल्डर की जगह क्या बनाओगे? बकेट बनाओगे। इट एक्ट्स लाइक ए फोल्डर, ठीक है? बकेट के अंदर अपना डेटा स्टोर करोगे, ठीक है? तो देखो, ये बकेट बनाओगे वो तो किसी ना किसी एक रीजन के अंदर ही बनेगा, ठीक है? बकेट बना S3 इज अ ग्लोबल सर्विस, बट बकेट जो बनाओगे वो किसी न किसी रीजन के अंदर ही आप बनाओगे बकेट, ठीक है? बट जितनी भी बकेट है, और चाहे किसी भी रीजन के अंदर है, वो आपको एक सिंगल डैशबोर्ड के अंदर देख सकते हो। चाहे आप किसी भी रीजन के अंदर बनाया होगा आपने, वो आपको एक सिंगल डैशबोर्ड के अंदर दिख जाएगा, ठीक है? जैसे कि यहाँ का, यहाँ पे आप देखना चाहो, यहाँ पे जाओ एंड देन चेक करो थ्री। ठीक, यहाँ पे देख रहा हूँ ग्लोबल लिखा रहा है ना, कोई रीजन नहीं आ रहा ना यहाँ पे। तो ऐसे ग्लोबल सर्विस बकेट तो किसी न किसी रीजन के अंदर आप बनाओगे, बट जितनी भी बकेट बनाओगे वो सारी बकेट यहाँ पे शो हो जाएगी। बट EC2 के अंदर ऐसा नहीं हो रहा था भाई। मुंबई वाला EC2 इंस्टांस मुंबई के अंदर ही दिख रहा था, एक सिंगल डैशबोर्ड के अंदर दिख नहीं रहा था। बट यहाँ पे वो एक सिंगल डैशबोर्ड के अंदर दिख रहा है। दैट्स व्हाई कॉल्ड S3 इज अ ग्लोबल सर्विस। क्लियर? ओके। S3 के अंदर और चीजें बाकी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। S3 स्टोर्स, ऑब्वियसली आप वाया इंटरनेट ही इसको एक्सेस कर सकते हो थ्रू HTTP, HTTPS एंड इट इज ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज, ठीक है? EFS, फाइल 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 सिस्टम स्टोरेज, EBS ब्लॉक स्टोरेज, S3 ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज, ठीक है? अच्छा, यू कैन नॉट ऑर्गेनाइज डिस्क के ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है? डेटा कहाँ स्टोर करते हो? जैसे फोल्डर में स्टोर करते हो, यहाँ पे क्या बनाते हो? बकेट बनाते हो, बकेट के अंदर स्टोर करते हो। बकेट को फोल्डर की तरह रिलेट कर सकते हो, बट फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर बना सकते हो आप यहाँ पे। मतलब और जनरली मशीन के अंदर मैंने फ़ोल्डर बनाया है, फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर बना सकते हो, बट किसी बकेट के अंदर आप वापस से बकेट नहीं बना सकते। ये एक चीज़ है, ठीक है? तो बकेट के अंदर एक दूसरा बकेट बना के स्टोर नहीं कर सकते, और एक बकेट के अंदर 5 टीबी का डेटा आप स्टोर कर सकते हो। यू कैन नॉट क्रिएट बकेट इनसाइड द बकेट, बट यू कैन क्रिएट फ़ोल्डर इनसाइड द बकेट, ठीक है? फ़ोल्डर बना सकते हो, बट बकेट के अंदर आप चाहोगे बकेट बनाना तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? बकेट की जो ओनरशिप है वो नॉन ट्रांसफरेबल। जैसे कि आपने बकेट बनाया तो रूट यूजर जो ओरिजिनल यूजर होंगे वो आप ही रहोगे, ठीक है? और एक एक बकेट के अंदर सॉरी एक एक अकाउंट के अंदर आप 100 बकेट आप बना सकते हो, ठीक है? और एक्सीड भी कर सकते हो, एज पर रिक्वेस्ट यू कैन एक्सीड दैट। और S3 इज ए रीजन स्पेसिफिक। S3 की जगह यहाँ पे लिखे हो बकेट इज अ रीजन स्पेसिफिक, बट S3 इज अ ग्लोबल सर्विस, ठीक है? तो कंफ्यूज ये मत होना कि S3 रीजन स्पेसिफिक कैसे हुआ जो ग्लोबल है। ग्लोबल सर्विस है, सारी सर्विस आपको एक जगह दिखेगी, बट जो S3 के अंदर जो आप बकेट बनाओगे दैट विल बी क्रिएटेड इनसाइड एनी रीजन, ठीक है? अच्छा देखो,
अब तो हम इश्यू टू इंस्टांस बनाते थे तो नेम में कुछ भी डाल देते थे, ठीक है, भाई जो नेम उठाया कुछ भी डाल दिया। बट यहाँ पे जो आप नेम डालोगे फाइल का, दैट शुड बी यूनिक, और वो एक प्रॉपर मैनर में फॉलो होना चाहिए। जैसे कि आईएएम के अंदर हमने देखा था, क्या देखा था कि जब पासवर्ड सेट कर रहे थे तो पासवर्ड जो भी सेट करोगे पासवर्ड पॉलिसी के अंदर ही आना चाहिए, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे जब आप S3 बकेट की नेमिंग करोगे तो दैट शुड बी ग्लोबली यूनिक। अच्छा, ये नेमिंग कन्वेंशन इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि जो भी आप नाम डालोगे वो क्या होना चाहिए, ग्लोबली यूनिक होना चाहिए, ठीक है, अक्रॉस ऑल AWS रीजन, ठीक है। अच्छा, बकेट नेम को आप चेंज नहीं कर सकते एक बार ये क्रिएट हो गया तो, ठीक है, एक बार ये क्रिएट हो गया तो उसको चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, लेट्स से ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक बकेट बनाई, ठीक है, अपने नाम से, तो भाई आपने किसी एक्स वाई जी नाम से कोई बकेट बनाई, तो कोई और चाहेगा एक्स वाई जी नाम से बकेट बनाना, तो वो बना नहीं पाया क्योंकि ऑलरेडी इस नाम से बकेट बनी हुई है। तो जब आप डिलीट करोगे इसको, ठीक है, तो एट द सेम टाइम सेम इंस्टेंट हाथों हाथ तो सेम नाम का बकेट क्रिएट नहीं कर पाएगा, बट आफ्टर फ्यू टाइम अगर ये बकेट डिलीट हो चुकी है इस नाम की बकेट, तो वापस इस नाम के दूसरे बकेट कोई और बंदा भी बना सकता है, बट आफ्टर अ फ्यू टाइम, डिलीट होने के कुछ टाइम बाद, ठीक है। और बकेट नेम मस्ट बी एटलीस्ट 3 एंड नॉट मोर देन 3 to 63 कैरेक्टर तो होने चाहिए आपके। एंड जो आपका बकेट नेम होगा, जैसे कि आपको आप बकेट को कैसे एक्सेस करते हो, वाया इंटरनेट, वाया HTTP एंड HTTPS, तो दे शुड हैविंग अ प्रॉपर URL। तो URL के अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, बकेट होगा, रीजन स्पेसिफिक होगी, ठीक है, और बकेट का नाम भी किसका पार्ट होता है आपका, URL का पार्ट होता है, टू एक्सेस अ बकेट। अच्छा, बकेट के नेमिंग कन्वेंशन क्या क्या हो सकते हैं कि बकेट नेम कैन कंटेन लोअर केस नंबर एंड हाई, क्या यूज नहीं कर सकते, अपर केस लेटर एज वेल एज आईपी एड्रेस यूज कर सकते हो, बट प्रिफर्ड नहीं है, ठीक है। अच्छा, इच लेवल मस्ट स्टार्ट एंड एंड विथ लोअर केस, जैसे स्टार्ट किया तो एंड भी लोअर केस से करो, लोअर केस लेटर और नंबर हाइफन के साथ नहीं कर सकते और अपर केस के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब जो बकेट बनाओगे, जो डिफ़ॉल्ट बकेट आप बनाते हो, ठीक है, तो वो बकेट प्राइवेट होता है, वो सिर्फ रूट यूज़र जिसने बनाया, जो ओनर है वही उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि भाई जो बकेट बनाया है, बकेट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट डाली आपने, कोई इमेज डाली है, कुछ भी डाली है, वो पब्लिकली एक्सेस हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पब्लिक एक्सेस देना पड़ेगा उसको, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक एक्सेस नहीं होती, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, प्राइवेट होती है, ठीक है। अब देखो, लाइफ साइकिल की बात करी मैंने, लाइफ साइकिल वही हो गया, तो भाई डिसाइड करेगा ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल मैनेजमेंट को, ठीक है, कि भाई S3 स्टैंडर्ड, लेट्स से ये $10 आता है इसका कॉस्ट, ठीक है, इसका $5 आता है, ठीक है, और इसका $2 आया, तो वही है। तो भाई जो आप डेटा फ्रीक्वेंट एक्सेस करते हो, ठीक है, वो स्टैंडर्ड में डाल दो, जो कम फ्रीक्वेंट एक्सेस करते हो वो आईए में चला जाए, और उससे भी कम एक्सेस करते हो ग्लेसियर में चला जाए। और आप ये सेट कर सकते हो भाई ऐसा कोई भी डेटा जो 1 साल से एक्सेस ही नहीं है उसको क्या कर दो, डिलीट कर दो। तो ऐसे ही लाइफ साइकिल पॉलिसी आप सेट कर सकते हो, ठीक है। और वेबसाइट टू होल्ड कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड टू स्टैटिक वेबसाइट के रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन आप S3 बकेट के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। और वर्जनिंग भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। वर्जनिंग क्या करेगा, जब अब बकेट के अंदर वर्जनिंग आप इनेबल करोगे तो वो क्या होगा कि जैसे कि लेट्स से मेरे पास एक फाइल है abc.txt, एक फाइल है, ठीक है, तो मैंने इस फाइल पे काम किया आज, ठीक है, नेक्स्ट डे मैंने इस फाइल पे काम करा, सेम फाइल पे, ठीक है, मैंने इस फाइल पे आज काम किया लेट्स से abc, ठीक है, कल मैंने सेम फाइल पे काम किया XYZ, ठीक है,
तो अगर मुझे चाहिए कि यार मुझे ना ये एबीसी जो आज वाली फाइल है, जैसे ही मैंने कल इस फाइल को अपलोड करा था, आज इस फाइल को अपलोड करा, तो क्या हो जाएगा, फाइल को ओवरराइट कर देगा ये। ठीक है, क्योंकि सेम नेम से है तो फाइल ओवरराइट हो जाएगी। बट अब मेरे पास सिनेरियो क्या आ गया, जो कल जो मैंने कोडिंग लिखी थी एबीसी वाली, मुझे वो कोडिंग ही चाहिए। अब आज तो मैंने एक्स वाई जी लिख दी, अब उसको रिट्राइव करना मुश्किल है क्योंकि ओवरराइट हो गई ना फाइल। ठीक है, तो मुझे कल वाली कोडिंग कैसे मिलेगी? गेटिंग ए पॉइंट। अरे मैंने एक फाइल बनाई abc.txt, उसके अंदर मैंने कोई कोडिंग करी। ठीक है, ये वाली कोडिंग करी, मैंने वापस से इसी फाइल के अंदर मैंने कुछ चेंजेस करे, फिर अपलोड कर दिया, एक्स वाई जी चेंजेस करे फिर अपलोड कर दिया मैंने। तो मैं तीसरे दिन जब आऊंगा ना, मैं देखूंगा यार मुझे ना पहले दिन वाली फाइल चाहिए। तो वो कैसे मिलेगी? भाई वो फाइल तो रीनेम हो गई ना, रिप्लेस हो गई ना, रिप्लेस हो गई एक्स वाई जी से। मुझे एबीसी वाला कंटेंट चाहिए। ठीक है, तो वो तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वो तो रीनेम हो चुकी है। ठीक है, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आता है वर्जनिंग। वर्जनिंग क्या करेगा, भाई आपने जो ये फाइल बनाई है, इसकी भी एक वर्जन स्टोर करके रखेगा। इस दिन जो आपने अपलोड करी है, इस सेम फाइल के ऊपर काम करी है, ठीक है, इसकी भी एक वर्जन स्टोर कर लेगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, तीसरे दिन जब आप आए तो आपको चाहिए यार, मैं ना पहले दिन जो जो काम करा था ना, वो चाहिए मुझे। तो आप वर्जनिंग अगर आपने इनेबल कर रखी है, तो इस फाइल की वर्जन आप रिट्राइव कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी वर्जनिंग के अंदर कि भाई फाइल के मल्टीपल वर्जन्स आप निकाल सकते हो। और दूसरी चीज़ ये हो जाएगी कि लेट्स से वर्जनिंग आपकी इनेबल है, बाय डिफ़ॉल्ट वर्जनिंग इनेबल नहीं होती। ठीक है, आपको इनेबल करनी पड़ती है वर्जनिंग। ठीक है, तो अ, एक और चीज़ है कि अगर आपने वर्जनिंग इनेबल कर रखी है, तो कोई फाइल अगर आपने, जैसे इन जनरल क्या होता है कि भाई कोई भी फाइल आपने डिलीट करी, जैसे यहाँ से फाइल आपने करिए डिलीट, तो वो कहाँ पे शो करता है? आपके रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन से मानते हो, अगर रिसाइकल बिन से रीस्टोर करते हो तो वापस आ जाती है फोल्डर के अंदर वो वाली फाइल। वैसे ही यहाँ पे है कि वर्जनिंग अगर आपने इनेबल कर रखी है, वर्जनिंग अगर आपकी इनेबल है, तो अगर किसी फाइल को आप करते हो यहाँ से डिलीट, तो वो वर्जनिंग के अंदर, ठीक है, एज अ डिलीट मार्कर स्टोर हो जाती है फाइल। अगर इस डिलीट मार्कर को आप करते हो डिलीट, तो वापस उस बकेट के अंदर फाइल एज इट इज स्टोर हो जाती है। ठीक है, हाँ, वर्जनिंग से भी तो ओरिजिनल फाइल जो होती है, जो आपकी ओरिजिनल फाइल होगी, वो हम लैब में देखेंगे, जो ओरिजिनल फाइल है उसको डिलीट करो, उसके वर्जन को डिलीट मत करो, जो ओरिजिनल फाइल है उसको डिलीट मार दो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एसीएल भी होते हैं भाई, आप पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो भाई, पब्लिक एक्सेस देना चाहते हो, प्राइवेट एक्सेस देना चाहते हो, किसको एक्सेस देना चाहते हो, किसको नहीं एक्सेस देना चाहते हो, तो ये भी आप डिफाइन कर सकते हो। नेम इज सिंपली टू पार्ट्स, बकेट का रीजन होगा, बकेट का एंड पॉइंट होगा और बकेट का नेम होगा। जब आप यूआरएल देखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे मेरा बकेट नेम है, यहाँ पे रीजन है, यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें। तो वो सब जो आप बकेट बनाओगे उसका पार्ट होता है। तो आप उसको इसलिए होगा भाई, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको भाई कौन सी चीज़ें कहाँ से बिलोंग कर रही है। और एस3 ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो भी आप ऑब्जेक्ट स्टोर करोगे और रिट्राइव करोगे, उसकी एक यूनिक आईडी होगी, जैसे आपकी इंस्टांस आईडी और वो सब थी। ठीक है, तो जो भी आप ऑब्जेक्ट डालोगे वो यूनिक आईडी से रिट्राइव कर सकते हो। और ऑब्जेक्ट स्टोर इन एस3 बकेट किसी एक रीजन में बनेगा, विल नेवर लीव दैट रीजन, वो उसी रीजन में ही रहेगा, अनलेस अनलेस अनटिल आप उसको सीआरआर और एसएसआर नहीं करते, मतलब क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन नहीं करते। ठीक है, अगर रेप्लिकेशन रूल क्रिएट नहीं करते तो रेप्लिकेट नहीं हो सकता, अदरवाइज वो उसी रीजन में ही रहेगा। अगर आपको रेप्लिकेशन करनी है तो क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन और सेम रीजन रेप्लिकेशन करनी पड़ेगी, सीआरआर और एसआर, तभी आप रेप्लिकेट कर सकते हो, मूव करोगे, अदरवाइज जहाँ पे बकेट है जिस रीजन में है उसी रीजन में ही रहेगी। अच्छा, बकेट ओनर कैन ग्रांट access account permission to other AWS account as well, or users in other account to use that bucket for upload the object or retrieve the object from the bucket. ठीक है, तो जो ऑनर होगा उस बकेट का वो एक्सेस ग्रांट कर सकते हैं। और यू कैन ग्रांट S3 बकेट
ऑब्जेक्ट परमिशन टू इंडिविजुअल, किसी आप इंडिविजुअल यूजर्स को भी आप दे सकते हो। जैसे कि हमने आईएम के अंदर देखा था ना, आईएम का यूजर था, वो केस याद है ना, वो यूजर किसी और अकाउंट का था, उस बकेट को एक्सेस कर पा रहा था। हम्म, तो ये वाली हमने लैब ऑलरेडी देखी चुके हैं। और एडब्ल्यूएस अकाउंट, ऑल यूजर इनसाइड दैट अकाउंट हैव दैट एक्सेस। ठीक है, उसके पास एक्सेस होगा। आप पब्लिकली रिसोर्स को भाई एक्सेसिबल भी करा सकते हो और ऑथेंटिकेट भी कर सकते हो। ठीक है, S3 वर्जनिंग के अंदर ऑल्दो हमने डिस्कस कर ही लिया है। बकेट वर्जनिंग इज अ वर्जनिंग क्या है, एक प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन किस सेंस में है कि भाई एक तो मल्टीपल फाइल आपके प्रोटेक्ट कर, मल्टीपल वर्जन ऑफ फाइल प्रोटेक्ट करके रखेगा, ताकि आपको लेट से वापस पिछले टाइम का कोई फाइल चाहिए तो वो आप रिस्टोर कर सकते हो, या फिर वर्जन के अंदर कोई फाइल अपने डिलीट मार दी तो वो अगर डिलीट मार्कर स्टोर रहेगा तो वह जैसे ही आप डिलीट मार्कर को डिलीट करोगे तो वो वापस फाइल आपके बकेट में आ जाएगी। तो इट इज लाइक अ प्रोटेक्शन ऑफ डेटा अगेंस्ट एक्सीडेंटल ऑब्जेक्ट डेटा डिटेक्शन और ओवरराइट। ठीक है, वंस यू इनेबल वर्जनिंग, अच्छा एक बार अगर आपने वर्जनिंग इनेबल कर दी, ठीक है, तो या तो उस वर्जनिंग को आप सस्पेंड कर सकते हो, ठीक है, या इनेबल कर सकते हो, उसको डिसेबल नहीं कर सकते। ठीक है, सस्पेंड का ही ऑप्शन आता है, डिसेबल नहीं कर सकते। ठीक है, वर्जनिंग विल बी इनेबल ऑन द सेम फाइल नेम, व्हेन द फाइल गेट्स अपडेटेड इट विल बी अपडेटेड द न्यू वर्जन। वही है, जैसे कि अगर वर्जनिंग इनेबल नहीं थी तो abc.txt, वापस मैंने इस पे कुछ काम किया abc.txt, तो मुझे सिर्फ नई फाइल दिखेगी। अगर मेरी वर्जनिंग इनेबल है तो इसकी भी एक कॉपी बन के स्टोर होगी, इसकी भी एक कॉपी बन के स्टोर होगी। ठीक है, इज इट क्लियर? व्हेन वर्जनिंग इज इनेबल एंड यू ट्राई टू डिलीट द ऑब्जेक्ट, वही डिलीट मार्कर बन जाएगा। एंड उस ऑब्जेक्ट को देख पाओगे जब आप डिलीट मार्कर को भी डिलीट कर देते हो तो वो ऑब्जेक्ट वापस आपके S3 बकेट के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और ये जो वर्जनिंग के हैं जो है, यू विल चार्ज फॉर S3 स्टोरेज कॉस्ट फॉर ऑल वर्जन, जितने भी वर्जन बनेंगे आपके ऑब्जेक्ट के, ठीक है, उसके चार्जेस भी रहेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली एक कुछ काम किया तो वर्जन वन बना वो 10 MB का है, तो दूसरा जब काम करोगे तो एक्स्ट्रा काम करोगे तो कुछ और स्पेस एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा स्पेस है इनके भी चार्जेस लगेंगे। अच्छा, ये S3 लाइफ साइकिल पॉलिसी भी यूज कर सकते हो, जो हमने डिस्कस किया। ठीक है, लाइफ साइकिल पॉलिसी तो टू डिलीट ओल्डर वर्जन और यू कैन मूव टू सम चीपर स्टोरेज। ठीक है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। इफ यू सस्पेंड वर्जनिंग, जैसे अभी आपने वर्जनिंग सस्पेंड किया, ठीक है, किसी बकेट के अंदर आपने वर्जनिंग इनेबल कर रखा था और उस पर क्या कर दिया आप, ये आपने वर्जनिंग सस्पेंड कर दिया, ठीक है, ऑन द एग्जिस्टिंग बकेट, existing bucket having some versions enabled, their object and version remain as it is। तो देखो, तो अगर किसी बकेट के अंदर वर्जनिंग इनेबल है, उसके अंदर कोई फाइल वाली स्टोर होगी तो उसके मल्टीपल वर्जन्स बने होंगे। ठीक है, अब आपने उस बकेट से वर्जनिंग डिसेबल कर दी, तो जैसे ही आपने डिसेबल किया तो नेक्स्ट टाइम से जो भी फाइल आप करोगे उससे कोई वर्जन्स नहीं बनाएगा, बट जो प्रीवियसली वर्जन क्रिएटेड है वो एज इट इज रहेंगे। ठीक है, न्यू ऑब्जेक्ट अपडेट आफ्टर सस्पेंशन, नया नया ऑब्जेक्ट जो है अपडेटेड आफ्टर सस्पेंशन, दे विल हैव अ यूनिक वर्जन आईडी। अच्छा, ये भी आप देख सकते हो कि जो भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो जहाँ पे वर्जनिंग नहीं है वहाँ पे क्या आ जाएगा, नल से आ जाएगा। ठीक है, जो डिलीट मार्कर होगा वो एज अ डिलीट मार्कर शो करेगा, और जिसके वर्जन बने हुए हैं वो शो करेगा एज अ वर्जन, वो कौन सा वर्जन है। ठीक है, if the same key name is used to store in another node, it will override the existing one। ऑब्वियसली ओवरराइड करेगा ही सही, क्योंकि आपका बकेट सस्पेंडेड है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आईडी विथ नल, ये हमने देख ही लिया कि जहाँ पे वर्जन इनेबल नहीं है वो एज अ नल से शो करेगा। ठीक है, वर्जन है तो वर्जन से शो करेगा, और डिलीट मार्कर है तो एज अ डिलीट मार्कर
शो करेगा। S3 इज अ ग्लोबली यूनिक सर्विस, क्योंकि S3 की बकेट की नेमिंग यूनिक होती है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट जो होती है उसकी आईडी होती है वो यूनिक होती है। बकेट किसी रीजन के अंदर बनाओगे, ठीक है, region will be automatically global and follow the parameter like bucket name and also be globally unique। सारी चीजें यूनिक होनी चाहिए इसकी, ठीक है। कॉपिंग S3 ऑब्जेक्ट, ये देखो मैं S3 ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है, तो if you want to copy your data and store in same region then you can only charge for storage not for charge for copying data। मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर आप चाहते हो कि भाई ये मेरी बकेट है, ठीक है, या मेरी बकेट फुल होने वाली है कि किसी किसी वजह से इस बकेट का डेटा मुझे कॉपी करना है, ठीक है, तो सेम रीजन के अंदर आप अगर आप कॉपी कर रहे हो, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि सिर्फ डेटा जो आप स्टोर दूसरा बकेट बनाओगे, डेटा स्टोर करोगे, सिर्फ उसके चार्ज लूंगा, ये जो कॉपी करने का प्रोसेस है ना उसके चार्ज नहीं लूंगा। तो देखो दो चीजें हैं, एक तो डेटा स्टोर करने के भी पैसे हैं और डेटा जो रिट्राइव करते हो और एक्सेस करते हो, ठीक है, स्टोर करते हो, उसके भी पैसे हैं, ठीक है। तो सेम रीजन के अंदर सिर्फ डेटा स्टोर करने के पैसे हैं और ट्रांसफर करने के पैसे नहीं है। बट यही काम अगर आप डिफरेंट रीजन के अंदर करोगे तो स्टोर करने के जो पैसे लगेंगे लगेंगे दूसरा बकेट के अंदर, और ये जो प्रोसेस है ट्रांसफर करने का इसका भी प्रोसेस आएगा। इसका एक सिंपल रीजन ये दे सकते हैं हम कि सेम एजी के अंदर आपस में कनेक्टेड होते हैं, सेम रीजन के अंदर सारे एजी कनेक्टेड होते हैं आपस में, तो मे बी लाइक ये क्या बोलते हैं, कॉपी करने का पैसा नहीं ले रहा हो, बट दो डिफरेंट रीजन के अंदर जब आप कर रहे हो तो दो डिफरेंट रीजन आपस में अलग अलग होते हैं, तो मे बी उनकी नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, बाकी चीज़ें करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे आपको कॉपी करने का भी पैसा दे सकते हैं। ये जनरल थेसिस अगर अपन पुट करना चाहे तो पुट कर सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंट रीजन के अंदर स्टोरेज के भी पैसे देने पड़ेंगे आपको, एज वेल एज कॉपी करने का जो प्रोसेस है दोनों के ही पैसे आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। देखो S3 के अंदर ना, मतलब स्टोरेज के अंदर ज़्यादा इस बात से डिपेंड नहीं करता कि आप कितना डेटा स्टोर करते हो, फ़र्क सबसे ज़्यादा उस बात से पड़ता है कि कितना फ्रीक्वेंट आप डेटा को एक्सेस करते हो, ठीक है। अगर इन जनरल उससे देखें तो स्टोर करने के ज़्यादा चार्जेस नहीं है, ज़्यादा चार्जेस चीज़ क्या है कि स्टोर करने के बाद कितना फ्रीक्वेंट आप उस डेटा को एक्सेस करते हो, ठीक है। अच्छा, मल्टी पार्ट भी एक सर्विस है कि जैसे कि अगर आपका कोई बहुत बड़ा फाइल है, ठीक है, तो बड़ा फाइल एक बार अपलोड होना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो जैसे ही कोई बड़ा फाइल है तो उसको बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि मल्टी पार्ट में अपलोड करो। मल्टी पार्ट का मतलब जैसे कि लेट्स से कि 20 MB का फाइल है, तो उसको मल्टी पार्ट में 10 MB का चंक एक साथ एक बार जाएगा, 10 MB का चंक एक बार जाएगा, ऐसे मल्टी पार्ट में डिवाइड करके फिर अपलोड करो, ठीक है। तो इट अपलोड्स अ फाइल इन अ पार्ट, दैट पार्ट आर अपलोडेड इंडिपेंडेंटली, ये अलग अपलोड होगा, ये अलग अपलोड होगा इन अ पैरेलल ऑर्डर, ठीक है, ताकि वो चीज़ें आसान हो जाए। इट इज़ रिकमेंडेड कि भाई 100 MB से बड़ी फाइल है तो उसको मल्टी पार्ट के थ्रू अपलोड करो, और इट इज़ डन थ्रू S3 मल्टी पार्ट API, ठीक है। तो बड़े फाइल है उसको मल्टी पार्ट के थ्रू आप अपलोड करो। और यहाँ पे है S3 वर्जन MFA डिलीट। इसके अंदर क्या है, MFA delete is a versioning capacity which provides additional level of security in case of account compromise, ठीक है। अकाउंट कॉम्प्रोमाइज होता है तो MFA के थ्रू आप एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगा सकते हो, जैसे कि आपने IAM के अंदर देखा था, है ना, वो IAM के अंदर वो QR कोड स्कैन करके MFA इंस्टॉल करा था अपने डिवाइस में, गूगल ऑथेंटिकेटर इंस्टॉल करा था, बार कोड स्कैन करा था, तो नेक्स्ट टाइम जब अकाउंट के अंदर हम लॉगिन कर रहे थे तो यूजर ID पासवर्ड के साथ वो कोड भी हमें डालना पड़ रहा था, ठीक है। This add another level of security for those change your bucket वर्जनिंग, और आपके वर्जनिंग के बकेट को चेंज करने के लिए, और परमानेंट डिलीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वर्जन, ठीक है। सो फॉर ऑल दिस पर्पस यू कैन यूज वेरियस मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लाइक माइक्रोसॉफ्ट और कर रहे हैं,
गूगल ऑथेंटिकेटर जो भी है आप यूज़ कर सकते हो फॉर दैट पर्पस। अब देखो, अब तो S3 का एक आइडिया लग गया कि भाई रीजन के S3 ग्लोबल सर्विस है, बकेट रीजन के अंदर बनता है, बकेट के अंदर बकेट नहीं बना सकते, बकेट के अंदर फोल्डर बना सकते हो, MFA लगा सकते हो, इंक्रिप्शन लगा सकते हो, ठीक है, लाइफ साइकिल सेट कर सकते हो, मल्टी पार्ट कर सकते हो, बकेट बकेट के डेटा को कॉपी कर सकते हो किसी और रीजन में, सेम रीजन के अंदर, ठीक है, बकेट का एक्सेस दे सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो हमने S3 के बारे में देखी। अब देखना है कि भाई स्टोरेज पार्ट, जैसे कि हमने वहाँ पे देखा था इंस्टांस टाइप, ठीक है, इंस्टांस टाइप एंड इंस्टांस प्राइसिंग ऑप्शन, ठीक है, तो यहाँ भी आप देखोगे स्टोरेज क्लास, ठीक है। तो देखो, जब आप स्टोरेज क्लास देखोगे तो अमेजन S3 स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड क्या है कि बहुत ही कॉमन है, जैसे जैसे S3 बनाओगे तो वो S3 स्टैंडर्ड ही होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड होगा। तो इसके अंदर लेटेंसी बहुत कम होती है, तो जो भी फाइल आप डेली पर्पस के लिए यूज करते हो उसको कहाँ पे स्टोर करो, S3 स्टैंडर्ड के अंदर, ताकि उसको बहुत जल्दी आप एक्सेस कर पाओ। ग्लेशियर के अंदर क्या है, भाई ऐसे फाइल रखो, ठीक है, जो कि आप साल में 3 से 4 बार यूज करते हो, ऐसे फाइल को ग्लेशियर के अंदर रखो। तो फर्क क्या पड़ेगा, फर्क इन सब में कॉस्टिंग का है, ठीक है। S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव, डीप आर्काइव में क्या है कि आपको पता है यार कि मैं 1 से 2 टाइम मैं यूज करता हूँ, लाइक साल के अंदर, ठीक है, रेयरली यूज करता हूँ, तो वहाँ उसको किसके अंदर डालो, ग्लेशियर डीप आर्काइव के अंदर डालो, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, स्टैंडर्ड आइए इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, इसका क्या मतलब है कि लाइक आप रेयरली मंथ में किसी फाइल को आप 1 से 2 बार एक्सेस करते हो, ठीक है, रोज रोज का काम नहीं है, मंथली बेसिस पे काम है, तो उसको स्टैंडर्ड आईए में डालो, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस के अंदर डालो, ठीक है। वन जोन आईए मैंने डिस्कस करा ही था, ठीक है, 20% चीपर होती है एज कम्पेयर टू अदर स्टोरेज। और इसके अंदर क्या होता है कि भाई 3 कॉपी की जगह 1 कॉपी स्टोर होगी। देखो, अमेजन स्टोर टोटल 3 कॉपी ऑफ योर डेटा इन डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन, एक्सपेक्ट वन जोन आईए, ठीक है, सो इट इज वेरी चीपर, ठीक है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 कॉपी होती है। अच्छा, ये एक अच्छे टाइप की स्टोरेज है। S3 इंटेलिजेंट टियरिंग, इंटेलिजेंट टियरिंग क्या काम करता है, देखो आपको तो भाई बाकी सारी चीजें में करनी है, S3 स्टैंडर्ड करनी है, ग्लेशियर करनी है, ग्लेशियर डीप आर्काइव करनी है, स्टैंडर्ड आईए करनी है, स्टैंडर्ड वन जोन करनी है, ठीक है। तो आपको या तो आप मैनुअली सेट करो भाई लाइफ साइकिल के अंदर, ठीक है, नहीं तो आप क्या सेट कर दो, अमेजन इंटेलिजेंट टियरिंग के अंदर डाल दो, ठीक है। इंटेलिजेंट टियरिंग क्या करेगा कि भाई जो भी डेटा इंटेलिजेंटली करेगा, आपको मैनुअली यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, जो भी डेटा आप हर रोज एक्सेस करते हैं उसको किस में डाल देगा, S3 स्टैंडर्ड में डाल देगा। जो चीज साल में आप 3 4 बार एक्सेस करते हो उसको डीप आर्काइव में डाल देगा, ग्लेशियर में डाल देगा। जो साल में रेयरली 1 2 बार यूज कर सकते हो उसको डीप आर्काइव में डाल देगा, ठीक है। अब जिसको मंथ में रेयरली आप यूज करते हो 1 2 बार, ठीक है, उसको स्टैंडर्ड आईए में डाल देगा, तो ये ऑटोमेटिकली करता रहेगा आपके लिए, आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और लेट्स सपोज कि कोई डेटा आपके स्टैंडर्ड आईए में था और वो आपका इंपॉर्टेंट डेटा है, किसी वजह से आप उसको रोज एक्सेस करने लगे, तो वापस आईए से उठ के कहाँ पे आ जाएगा, वो डेटा स्टैंडर्ड में आ जाएगा। और फिर जैसे ही आपने उस डेटा को यूज करना बंद कर दिया, ठीक है, काफी टाइम तक, तो फिर वापस से वो आईए के अंदर चला जाएगा। तो इस वजह से इस तरीके से आप कॉस्टिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे आपके वो हैं, कम से कम कितनी कॉपी होगी, इतनी इतनी कॉपी होगी, वन जोन आईए की सिर्फ और सिर्फ 1 कॉपी होगी, ठीक है। और रिटेंशन पीरियड सेम है। अच्छा, एक और चीज, जैसे कि ये जो रिटेंशन पीरियड है ना, कि लेट्स सपोज लाइफ साइकिल के अंदर आप बना रहे हो कि भाई स्टैंडर्ड के अंदर अंदर जाए और स्टैंडर्ड के बाद आईए के अंदर जाए, तो आईए के अंदर जाए, बट आप ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि भाई 5 दिन के बाद चले जाए। वो जो सर्टेन टाइम पीरियड है वो प्री डिफाइन है, उस टाइम पीरियड के बाद ही जाएगा आईए के अंदर या फिर ग्लेशियर के अंदर या डीप आर्काइव के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने मैनुअली डिफाइन कर दिया 10 दिन बाद ही चले जाए, अगर एडब्ल्यूएस ने डिफाइन किया है कि 30 दिन बाद जाएगी वो फाइल, तो 30 दिन बाद ही जाएगी वो। ऐसा नहीं है कि आपके कहने से उसके अंदर चला जाए, जैसे ग्लेशियर के अंदर क्या बोला, ग्लेशियर डीप आर्काइव के अंदर बोला 180 दिन बाद जाएगी, तो वो 180 दिन ही बाद ही जाएगी डीप आर्काइव के अंदर। अगर यहाँ पे आप
ऐसा नहीं कर सकते कि भाई 20 दिन बाद चली जाए, ठीक है। वो ऐसे नहीं जाएगी, वो जो डिफाइन कर रखे हो उस टाइम पीरियड के बाद ही वो मूव होगी फाइल, ठीक है। हम्म S3 के अंदर नोटिफिकेशन, जैसे S3 बकेट है उसके अंदर एसएनएस की नोटिफिकेशन लगा सकते हो, लेमडा फंक्शन के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, एसक्यूएस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये और S3 के अंदर आप स्टैटिक वेबसाइट की होस्टिंग भी कर सकते हो, ठीक है। आईएम परमिशन, ये वाली लैब अगर आपको ध्यान हो तो लैब भी हमने देखी थी, आईएम परमिशन के थ्रू भी इसको एक्सेस करा सकते हो, रोल बना के एंड देन कैन एक्सेस इट। अच्छा, S3 के अंदर अमेजन ब्रिज इवेंट है। ब्रिज इवेंट क्या है, लेट्स से भाई S3 बकेट है, यहाँ पे कोई इवेंट आया, सारे इवेंट्स यहाँ पे गए, रूल्स लगे ओवर 18 AWS सर्विसेज एज अ डेस्टिनेशन। मतलब देखो, एडवांस फिल्टरिंग ऑप्शन क्या है, विथ जेसन रूल, मेटा डेटा, ऑब्जेक्ट साइज और नेम, और मल्टीपल डेस्टिनेशन एक्सेप्ट लाइक एग्जांपल स्टेप फंक्शन, किनेसिस और फायर हाउस। मतलब ये सारी सर्विस आपने पढ़ी नहीं है, तो अभी आपको समझ आएगी नहीं, बट ठीक है, इसको आप अभी आप एज इट इज छोड़ सकते हो। इवेंट बेस्ड कैपेसिटी, कहने का मतलब कि जो भी आप इवेंट सेट करोगे, ठीक है, जो भी आप आपने कोई कोई इवेंट आया S3 बकेट बकेट के अंदर, वो चीज़ है, कोई भी आप इवेंट सेट करोगे तो उस इवेंट के बारे में AWS इवेंट बैच को हो जाएगा, वो अपने रूल्स के अंदर चेक करेगा, एंड ओवर 18 AWS सर्विसेज है एज अ डेस्टिनेशन, जो कि उसको आप यूज कर सकते हो। तो एक तो ये हो गया, अमेजन ब्रिज नोटिफिकेशन के थ्रू आप इंटीग्रेट कर सकते हो। एंड देन आपके पास है S3 परफॉर्मेंस के अंदर भी देख लिया कि मल्टी पार्ट है, बड़ी फाइल है, इसको मल्टी पार्ट में डिवाइड करके इसके अंदर आप अपलोड कर रहे हो, दैट इज मल्टी पार्ट, ठीक है। S3 ट्रांसफर एक्सलेटर, एक्सलेटर क्या है, इट इज बोथ फॉर अपलोड एंड डाउनलोड, ठीक है। और ये किसके लिए है, अपलोड के लिए, मल्टी पार्ट अपलोड के लिए, और ट्रांसफर एक्सलेटर किसके लिए है, बोथ फॉर अपलोड एंड डाउनलोड, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या है कि भाई यहाँ पे कोई फाइल है, वो अपलोड करो, एज लोकेशन में अपलोड कर दो, और एज लोकेशन से बहुत ही फास्ट यहाँ पे आपके बकेट के अंदर अपलोड हो जाएगी फाइल, ठीक है। तो अपलोड के लिए मल्टी पार्ट यूज़ कर सकते हो, और अपलोड डाउनलोड बोथ के लिए आप एक्सलेटर यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप एज लोकेशन पे फाइल अपलोड कर दो, और एज लोकेशन के अंदर फीचर होती है एक्सलेटर की, और वहाँ से फटाफट आपके बकेट के अंदर फाइल ट्रांसफर हो जाएगी। यहाँ पे देखो कुछ बैच ऑपरेशंस भी चलती है। बैच ऑपरेशन मतलब बैक एंड में के अंदर कोई सर्विसेज चल रही होगी, ठीक है। तो बैच ऑपरेशन भी यहाँ पे रन कर सकते हो आप यहाँ पे, कि भाई जैसे कि वो चलाते हो ना जॉब्स, लिनक्स के अंदर कौन जॉब चलाता हो, तो यहाँ पे आप बैच भी चला सकते हो। यू कैन S3 इन्वेंटरी टू गेट ऑब्जेक्ट लिस्ट एंड यूज S3 सेलेक्ट टू फिल्टर योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो perform bulk operation on existing S3 objects with a single request, like modify object metadata मतलब information जो भी है उस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना, कॉपिंग ऑब्जेक्ट बिटवीन S3, ठीक है। इनक्रिप्ट अनइनक्रिप्टेड ऑब्जेक्ट को इनक्रिप्ट करना, ACL टैग्स रूल्स को रीस्टोर ऑब्जेक्ट फ्रॉम S3 ग्लेशियर से रीस्टोर करना, लेमडा फंक्शन को इन्वोक करना, जॉब कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, दी एक्शन टू बी परफॉर्म। जॉब के अंदर जो भी आप ऑब्जेक्ट्स डालोगे जिससे आप परफॉर्म करना चाहते हो फंक्शन, यहाँ पे आप परफॉर्म करा सकते हो। S3 batch operation manages retries track progress and send completion notification and generate report for the same, ठीक है। तो
इस ऑपरेशन के अंदर ये सारे फंक्शनैलिटी आप परफॉर्म कर सकते हो। तो ये तो था अभी तक आपका इसका ओवरव्यू, भाई S3 के अंदर क्या कैसे सारी चीज़ें। तो ये तो होगी S3 की आपकी लैब, भाई कैसे क्या परफॉर्म करोगे आप। ठीक है? तो ये है लैब S3 की आपकी। तो चलो ठीक है, आज तो हमने लैब सॉरी थ्योरी थी आपकी, आज तो हमने थ्योरी डिस्कस कर ली। एंड देन एंड नेक्स्ट क्लास में जो भी होगी, कल जो क्लास होगी उसके अंदर हम S3 की लैब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसके अंदर कोई डाउट कंसर्न है तो वो पूछ लो, डिस्कस कर लो। ओके, कोई इशू नहीं है। तो कल हम